So here we have our first question. This picture shows the arrangement of electrons in the shells of different atoms. Which two of them have the same valency? So यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो पता होगा दैट दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको हम क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन द sharing of electrons, which are part of the shared pair of electrons, or we can say which can be the part of the shared pair of electrons. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एटम 1 देखते हो यहाँ पर, सो एटम 1 में लास्ट हमारा शेल, ये फर्स्ट शेल हो गया K शेल, सेकेंड शेल L, थर्ड शेल M. सो M शेल में इफ यू विल सी, लास्ट शेल में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो भी लास्ट शेल से ही होगी। तो लास्ट शेल में ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, एक ही शेयर कर पाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, इसकी वैलेंसी भी हो गई 1। ठीक है, एटम 2 अगर आप देखोगे, सो एटम 2 में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल, एक ही शेल है, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कितने शेयर कर पाएगा या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, दैट विल बी ऑल्सो 1। मुझे कैसे पता चला कि ये 1 होगा, ठीक है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, जो शेयरिंग में होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, या फिर ये क्योंकि ड्यूप्लेट है, फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो या तो ये किसी को अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे के 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या फिर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर ड्यूप्लेट बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 9 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिर्फ एक प्रोटॉन रहा इसके पास। अब इलेक्ट्रॉन तो होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज तो बचा नहीं। पहले तो भाई एक नेगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, ये एक न्यूट्रल एटम था, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज बचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर जब हम इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, प्रोटॉन। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख देंगे, भाई एक प्रोटॉन है इसके पास, राइट। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ऑन गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गए, तो ये तो हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी तो आ गया, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, H नेगेटिव। समझ आया कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, हमने एक चीज और सीख ली। अब अगर आप थर्ड वाले में देखते हो, एटम नंबर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं। ठीक है, वैलेंसी अगर आपको याद होगा, ये हीलियम है, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, और ये तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसको तो और कोई इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ही नहीं, वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी विल बी 0। कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करना ही नहीं है, ना इसको कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना इसको कोई इलेक्ट्रॉन देना है। एटम 4 में हम देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, एटम 4, अब ये किसका है, ये है कार्बन का। कार्बन एक बहुत ही स्पेशल केस होता है, समझते हैं क्यों। अगर कार्बन में आप देखोगे, ठीक है, सो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये सेकंड शेल है, K शेल, L शेल, M एंड N, राइट। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, करेक्ट।
अब अगर देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स ले आएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से तो वैलेंसी इसकी 4 होनी चाहिए। बट यहां पर आ जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का केस। कार्बन एक स्पेशल केस है, इसके बारे में डिटेल में आप अपनी 10th क्लास में पढ़ोगे। 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना इजी नहीं होता, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स बोरो करना, आप 1 इलेक्ट्रॉन बोरो कर सकते हो, आप 2 इलेक्ट्रॉन बोरो कर सकते हो, आप 3 इलेक्ट्रॉन बोरो कर सकते हो। 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और कार्बन का साइज बहुत छोटा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बोरो करना इजी नहीं हो पाएगा। इसलिए एट योर लेवल इन क्लास 9 हम कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 लेंगे, लेकिन वैलेंसी इसकी क्या लेंगे, 0। समझ गए। सो हमारे पास क्या है, एटम 1 है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया, वैलेंसी भी 1 हो गई। एटम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, वैलेंसी भी 1 हो गई, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। I hope it is clear. Coming to next question, which of these is a common for all chemical changes? Change in shape, absorption of heat, increase in volume, formation of a new substance. अगर आप देखोगे चेंज इन शेप में, सो बलून जब इन्फ्लेट होता है या बलून जब फ्लैट होता है तो वहां पर शेप चेंज हो रही है, बट केमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, राइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, व्हेन द वाटर इज चेंजिंग इट्स फॉर्म, मतलब वो आइस से लिक्विड एंड लिक्विड से स्टीम में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, बट उसकी केमिस्ट्री वो अभी भी H2O ही है, वो पानी ही है, वो कुछ और चेंज नहीं हुआ, इट इज नॉट अ न्यू सब्सटेंस, राइट। इंक्रीज इन वॉल्यूम, बलून का एग्जांपल अगेन लेते हैं, या फिर आप किसी ग्लास में 10 ml वाटर कर देते हो, फिर आपने 20 कर दिया तो वो पानी है अभी भी, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो व्हाट, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। बट अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो वहां पे हमेशा क्या होगा, केमिकल चेंज ही होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, चलो मोनो एटॉमिक्स हम लेते हैं जो अपनी स्टेबल फॉर्म में मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सारी की सारी नोबल गैसेस, नोबल गैसेस एज इन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड फ्रिडॉन। ये सब क्या है, नोबल गैसेस है, ये अकेले इनको शेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की, इलेक्ट्रॉन बोरो की जरूरत नहीं है फॉर द बॉन्ड, ये दे आर कंप्लीटली स्टेबल, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, राइट। देन सर्टेन मेटल्स को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने सोडियम को रिप्रेजेंट करना है मोनोएटॉमिक फॉर्म में करेंगे, राइट। अगर आप देखोगे पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोनोएटॉमिक फॉर्म में, कहीं भी K2 वगैरह नहीं लिखेंगे, राइट। गोल्ड हो गया, देन सिल्वर है, ऑल दीज आर मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन दी मोनोएटॉमिक, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोनोएटॉमिक फॉर्म में, राइट, एलिमेंटल फॉर्म, दीज आर देयर एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। डायटोमिक जो स्टेबल हैं और डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, करेक्ट, क्लोरीन गैस, दीज आर ऑल डायटोमिक। देन ट्रायटोमिक, ट्रायटोमिक कौन हो गया, ओजोन, दिस इज ट्रायटोमिक, है ना। 3 एटम कहां प्रेजेंट है, देखो हाइड्रोजन 2 दिखा रहा है, डायटोमिक हो गया, कार्बन मोनोएटॉमिक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड डायटोमिक हो गया, H2O 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स हो गए, तो दिस इज ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल, समझ गए। Which of the following atoms are isobars? Now what are isobars? Isobars have different atomic number but same atomic mass number. इसका मतलब क्या है, that एक सिंपल सी चीज है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब डिफरेंट हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंट प्रोटॉन्स या डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन 12, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज 6, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 ही होंगे, ठीक है।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में अगर आपको याद होगा किसी भी एटम का मास हम किससे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर न्यूक्लियस, द मास ऑफ द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स इतने हल्के होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1/2000 टाइम्स। अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में 1800 टाइम्स कम होता है। ठीक है, तो इनका मास नेग्लिजिबल है। सो वट एवर द मास वी हैव इन द न्यूक्लियस, वही मास हम कंसिडर करते हैं ऑफ द एटम। ठीक है, अब यहां पर देखो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां पर देखो अगर 12 है इसका मास नंबर, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 12, दैट इज 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो गए। सिमिलरली मास नंबर यहाँ पर 14 है, तो अगर प्रोटॉन 6 हो गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 6 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 14, दैट इज 8। ठीक है, सो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? इनके मास नंबर पर फर्क आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पर ऑप्शंस में ही देखेंगे, हम इतना बड़ा चार्ट नहीं बनाएंगे। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, राइट, एटॉमिक नंबर सेम है, हमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर चाहिए। एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर सेम है, ये आ गया ऑप्शन करेक्ट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी तो डिफरेंट है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, ये भी गलत हो गया। अब चलो कैल्शियम और आर्गन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, तो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20। number of electrons 18 in argon, number of electrons 18 in, number of protons 18 in argon। न्यूट्रॉन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे दिखाना है मास नंबर 40, तो 20 में कितना न्यूट्रॉन्स होंगे कि 40 हो जाए टोटल? 20 प्लस 20, दैट इज नंबर ऑफ मास नंबर विल बी 40। यहाँ पर कितना? 18 प्लस 22, दैट इज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ mass number will be 40. So these are the options जहां पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है और मास नंबर सेम है। What would be the valency of element that is chemically inactive? Chemically inactive का मतलब क्या है? कि उसको किसी से कुछ रिएक्ट ही नहीं करना, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,1। अब इसको क्या प्रॉब्लम है? इसके आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है। वो चाहता है कि बस ये मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुझसे कोई ले जाए प्लीज, ताकि मेरा आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आउटर मोस्ट शेल स्टेबल। तो ये तो चाहता है ना कि कोई मुझसे ये इलेक्ट्रॉन ले ले, कोई रिएक्ट करे मेरे साथ। सिमिलरली क्लोरीन के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। क्लोरीन चाहता है कि मुझे प्लीज कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मैं फिर स्टेबल हो जाऊंगी, मेरा आउटर मोस्ट जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो सोडियम क्या करेगा? भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यू कैन टेक दैट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मी। क्लोरीन कहेगा थैंक यू सो मच, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी, आई ओनली वांटेड 1 इलेक्ट्रॉन कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकली एक्टिव है। सोडियम इस टाइम बहुत एक्टिव है कि बस ये इलेक्ट्रॉन ले जाओ मेरे से। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे हीलियम के केस में या फिर आर्गन के केस में, ठीक है, हीलियम सॉरी एटॉमिक नंबर 2 के शेल में ड्यूप्लेट बन रहा है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्गन 2,8,8 आउटर मोस्ट शेल स्टेबल है, इसको किसी से रिएक्ट करने को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, कंप्लीटली स्टेबल है, कुछ रिएक्ट नहीं करना। तो वैलेंसी क्या हो गई? ऑटोमेटिकली 0। ठीक है, जिनको आंसर्स आते हैं, मीनवाइल आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिया करो। ओके, देन a few substances are arranged in the increasing order of force of attraction between the two particles. Which of the following represents the correct arrangement? Okay, अब देखो
ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, एयर गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, विंड भी गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, एयर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, शुगर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑयल लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, शुगर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, जूस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, और एयर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। जब जो गैस होती है उसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, वेरेज वाटर में जो डिस्टेंस होता है मॉडरेट होता है। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है, देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो दे आर आस्किंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाना चाहिए, तो गैस में सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा, देन सॉलिड में उससे ज्यादा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टेल मी? ऑप्शन नंबर C. Good. The next question we have, by converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be, अब देखो, dash degree Celsius plus 273 Kelvin is equals to temperature in Kelvin, ठीक है, क्लियर हुआ? So 25 degrees Celsius plus 273 Kelvin will be equal to, write down the answer in the comment. Then 38 degrees Celsius plus 273 Kelvin is equals to 3, write down. And then 66 degrees Celsius plus 273 Kelvin is equals to dash Kelvin. What are the answers? First one is 298 Kelvin. देन 311 केल्विन, 339 केल्विन। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन विल बी ए। देन व्हाई डू सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम लैक वैक्यूल्स? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम्स आर यंग सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? उनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना होता है, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, सो दे रिक्वायर द फूड इंस्टेंटली। भाई जल्दी से खाओ, क्योंकि एनर्जी बहुत, डिवाइडिंग के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, सेव नहीं करना, उनको फटाफट से खाना चाहिए, इंस्टेंटली फूड चाहिए, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड। फूड वैक्यूल का या वैक्यूल काम क्या होता है कि वो सेल सैप को, फूड को स्टोर करके रख सके। इनका इतना इंस्टेंटली डिवाइड होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी खाना इनको यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, so they do not produce at such large amount of waste as well. तो वैक्यूल्स में जो सेल सैप होता है, सेल वेस्ट होता है, उसके लिए भी जरूरत नहीं है। दैट इज द रीजन दे लैक वैक्यूल। ना तो फूड स्टोरिंग के लिए वैक्यूल चाहिए, ना ही वेस्ट स्टोरेज के लिए वैक्यूल चाहिए, ठीक है। सो आंसर विल बी दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग cell. Which of these cell is the longest? Bone cell, nerve cell, stomach cell और heart muscle cell? ये तो पता है दैट नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आप अभी के अभी अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में यू हैव टू ड्रॉ दी लेबल्ड डायग्राम ऑफ द नर्व सेल। ये पैसिव मेमोरीज होती हैं बेटा, जो आपको हेल्प करेंगी वाइल ड्यूरिंग द क्वेश्चंस। अगर आप आंसर कमेंट्स में लिख रहे हो, आपको याद होगा कि वहां मैंने टाइप किया था, यू आर डूइंग सम एक्शंस, राइट, और आप ड्रॉ कर रहे हो, अभी के अभी डायग्राम याद हो जाएगा, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं कि सेशन अटेंड करो फिर उसके बाद उसको रिवाइज करो, कुछ जरूरत नहीं है। सेशन में जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, जिस तरीके से आप सुनो, उसको एनालाइज करो। स्टिल कोई प्रॉब्लम है, आस्क मी, ठीक है। उसके आसपास के क्वेश्चंस भी जो होंगे मैं वो भी डिस्कस कर सकती हूँ कि इसके बजाय और दूसरे क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। The next question we have is amoeba acquires its food through the process of, okay, amoeba basically दो तरीके से वर्क करता है, that is endocytosis and exocytosis, ठीक है। यह एक्वायर्स मतलब खाना खाता कैसे है, ठीक है। अब यहां पर देखो, एंडो मीन समथिंग इज एंटरिंग इनसाइड द सेल, तो यहाँ पे फॉर सपोज ये अमीबा है, दिस इज द फूड
we know that what will happen, it will start extending its arm towards the food, करेक्ट, एंड देन फूड को एनगल्फ करने की कोशिश की जाएगी। देखो एंडोसाइट अपनी मेम्ब्रेन को इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि ना फूड इज द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक क्या बन चुका है, फूड वैक्यूल बन चुका है, राइट। फिर इस वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो डाइजेशन होगा, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। फिर जो ये वेस्ट फूड है, यहां तक का प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, एंडोसाइटोसिस। अब इसके बाद ये जो वेस्ट फूड है इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। यहां पर अगर आप देख सको तो फूड की एंट्री एंडोसाइटोसिस, देन उसको यहाँ पर डाइजेस्ट किया जा रहा है, बॉडी में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वट एवर द वेस्ट प्रोडक्ट वी हैव इट, उसको बॉडी से इजेस्ट आउट किया जा रहा है, इजेक्ट किया जा रहा है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। सो सिंस द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एक्वायरिंग ऑफ फूड, खाना खाया कैसे जाता है, सो दैट इज बाय द एंडोसाइटोसिस। क्लियर। द किचन ऑफ द सेल, खाना कहाँ बनता है, द किचन ऑफ द सेल इज क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है, इट इज द ग्रीन पिगमेंट जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जो खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। दैट इज वाई क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल हो गया जिसमें पिगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, पिगमेंट्स दैट इज क्लोरोफिल। यहाँ पर एक ग्रेना हो गया, इस ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सोलर एनर्जी है उसको हार्बर करता है, चैनलाइज करता है इन द केमिकल एनर्जी। जो इनऑर्गेनिक फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उसको केमिकली तोड़कर, ठीक है, रीअरेंज करके बॉन्ड फॉर्म करके फूड बनाएगा, दैट इज C6H12O6 हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये जो केमिकल एनर्जी आई कहां से आई, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। किसने किया, क्लोरोफिल ने किया, ठीक है। नहीं तो सन के अंडर तो हम लोग भी बैठते हैं, हम लोग खाना क्यों नहीं बना पाते, बिकॉज वी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। हमारी बॉडी में सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला पिगमेंट नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो इफ यू नो द आंसर। वी हैव कोलिनकाइमा, इट इज अ मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। प्रेजेंट वेयर, प्रेजेंट इन द young dicotyledonous stems and it provide the great tensile strength। जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में, that is because of कोलिनकाइमा, ठीक है। जो एक बेंडिंग हम देख सकते हैं, कई बार बहुत तेज हवा चलती है तो जो ट्रीज हैं वो बेंड हो जाएंगे, अगर वो बहुत ज्यादा स्टर्न होंगे so there is a chances of breaking of the trees as well। so थोड़ा सा बेंड होने की वजह से they are saved as well। What is the correct unit of measuring acceleration of a moving object? यहां से अगर आप देखो किसी को याद नहीं रहता है तो वाइस वर्सा एज वेल। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। सब्सट्रैक्शन हो रहा है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, नहीं याद, देख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, इट्स अ मेजरमेंट, तो यहां पर ये हो गया मीटर, अपॉन टाइम सेकेंड, तो वेलोसिटी की यूनिट तो हो गई भाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो 10 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर कट करोगे तो आंसर 5 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो जब सेम यूनिट्स में सब्सट्रैक्शन होता है यूनिट सेम लेंगे, तो ऊपर देखो यूनिट क्या आ गई, यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या यूनिट है, सेकेंड, राइट। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया। सो एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। Which of these involves the conversion of kinetic to potential energy? Kinetic energy, kinesis, कहां से आया वर्ड, मोशन से। Potential energy, ठीक है, मतलब by the virtue of change in the shape or change in the height। अब यहाँ पे देखो, द पर्सन इज डाइविंग इनटू पूल ऑफ वाटर फ्रॉम द बोर्ड, तो ये तो क्या हुआ, अ पर्सन इज ग्लाइडिंग इन एयर विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। पर्सन इज स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर स्लाइड,
तीनों ही केस में आप देखोगे डाइविंग इन द पूल फ्रॉम द बोर्ड। सो यहाँ पर बोर्ड था, वो डाइव किया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, राइट। देन द पर्सन ग्लाइडिंग इन एयर विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, तो यहाँ पे वो हाइट पर है, पोटेंशियल एनर्जी जब ग्लाइड कर रहा है तब काइनेटिक, जब पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। A person sliding down from top of a water slide, again potential energy is converting into kinetic energy. Then the riding a motorbike on the top of over bridge, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे ही वो इंसान ऊपर अपनी बाइक से ऊपर जाता जा रहा है, द पर्सन राइडिंग द मोटर बाइक इज ऑलरेडी हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब धीरे धीरे वो जैसे जैसे ब्रिज पर ऊपर जा रहा है, ओवर ब्रिज पर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, so kinetic energy will be completely converted into potential energy at the maximum height या top पर। समझ आया? Which of these nutrients is required by plant in the large quantity? So यहाँ पे micronutrients and macronutrients का फर्क है। If you will see, यहाँ पर हमारे पास आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैंगनीज, इनमें से कौन सा है macronutrients? That is potassium. Then, to solve the food problem of the country, which among the following is necessary? Increase the production and storage of food grains. तो यहाँ पे population बढ़ेगा तो धीरे धीरे खाना भी चाहिए, that's why food production increase होना चाहिए. Easy access of people to food grains. People should have money to purchase the grains as well. So यहाँ पे all of the options are correct. यहाँ से हमारे assertion reason शुरू हो रहे हैं, that first assertion reason we have, when heat energy is supplied to solid, it starts melting. ठीक है, reason क्या हो गया, solid particles takes up the heat and helps in which helps in melting. So basically यहाँ पर क्या हो रहा है, for suppose यहाँ पर we have solid particle, जब हम क्या कर रहे हैं, heat provide कर रहे हैं, heat provide करने की वजह से they are gaining the energy. When they are gaining the energy, heat energy gain करके उनको क्या मिल रहा है, they will start rapid vibrations होना शुरू हो जाएंगे। rapid vibrations मतलब यहाँ पर क्या होगा, kinetic energies absorb होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे जो force of attraction है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जब force of attraction कम होना शुरू होगा, so what will happen, it will start melting. So yes, increase in temperature की वजह से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वाइब्रेशन शुरू होंगे, एंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे द बॉन्ड्स विल ब्रेक डाउन, राइट, एंड अल्टीमेटली द सॉलिड विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट्स व्हाई ऑप्शन विल बी ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Guard cells are specialized epidermal cell. अभी derma means skin, means outer skin, epi means skin के ऊपर। तो हम पढ़ा है हमने कि जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, राइट, ताकि वहां पर क्या हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। सो गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ये भी करेक्ट है। लेकिन एपिडर्मिस में क्यों है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। क्या रीजन स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स क्यों है वो इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो सही है। तो ये क्या हो गया, बी, where A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Mass of an object is the measure of its inertia and the substance contained by the body. अगर आप देखोगे, mass can never be zero of an object. अगर मैं object बोल रही हूं तो उसमें कुछ ना कुछ mass जरूर होगा। So yes, mass is the measure of inertia. ये करेक्ट है, तो रीजन हमारा करेक्ट हो गया, बट assertion false है, that is why our option will be D. The presence of weeds affect the crop field. Weeds compete for food, space and light. अब यहाँ पर देखो, the presence of weed affect the crop field. तो affect crop field किस वजह से affect हो रहे होंगे, weed को कैसे affect कर रहा है, ये मेरा subject हो गया।
क्या ये चीज रीजन में एक्सप्लेन की जा रही है? वीड्स compete with the food, जिसकी वजह से वीड्स compete with the food, space and light, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ में अफेक्ट आएगा। दैट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक ट्री है और यहाँ पर बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स हैं, राइट? सो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो फास्टर, तो ये वहां की स्पेस भी ले रहे हैं, राइट? जो भी न्यूट्रिशन है वो उसको भी ले रहे हैं, तो जो फूड बन रहा है वो उसको भी ले रहे हैं, सनलाइट को भी सन को शेयर करना पड़ रहा है। सो स्पेस, फूड एंड सनलाइट, एवरीथिंग इज शेयर्ड। एक ट्री को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है? So that is why our option will be A. From here our section B is started, okay, and this we'll start in our next class. So students, I really hope you like this session. If you have any doubt, you can definitely ask me in the comment section, and I will also add the link for my Telegram group and channel where you will get all the required PDFs regarding your syllabus. And please do like, subscribe, share and comment. Hit the bell icon for regular updates. Have a nice day. Thank you.